हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो आज पढ़ेंगे वो समानुपात प्रोपोर्शन का पांचवा क्लास आज रहेगा। पांचवा क्लास रहेगा। इससे पहले 4 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया हो, उस वीडियो को देख लीजिएगा। नया स्टूडेंट अगर जुड़ रहे हैं आज तो पीछे 4 वीडियो समानुपात का अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा। तो पांचवा वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न में कह रहा है, यहाँ प्रश्न नंबर 44 है। 44 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि इसमें कह रहा है, देखिए कि ए बी का समानुपाती, ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए बी तथा सी का मान क्रमशः 40, 12 तथा 15 है। तो जब बी तथा सी का मान क्रमशः 45 तथा 90 है हो तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? तो इसमें देखिए एक शब्द लिखा है, इसमें एक शब्द लिखा है क्या कि ए बी का समानुपाती है। ए बी का समानुपाती है। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, ये लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है। ए बी का समानुपाती है, ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में एक प्रकार से और लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रह सकता है, लिखा हुआ रहेगा ए बी का समानुपाती, समानुपाती, ए बी का समानुपाती, और लिखा रहेगा जो कि ए बी का समानुपाती है, जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से लिखा रह सकता है प्रश्न में, ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। और एक लिखा रहेगा ए बी का समानुपाती है जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से लिखा रहेगा। तो इसमें तो एक सेंटेंस यहां तक तो दिया हुआ है, इसमें लिखना है जैसे ए बी का समानुपाती है, ए बी का समानुपाती है। ये तो इसमें साफ लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है ए बी का समानुपाती है, समानुपाती है। ए बी का समानुपाती है तो लिखा हुआ। ये सी जो है किसका व्युत्क्रमानुपाती, ए का व्युत्क्रमानुपाती है कि बी का व्युत्क्रमानुपाती है, ये पकड़ना इसमें है। सी किसका व्युत्क्रमानुपाती है, सी जो है ये ए का व्युत्क्रमानुपाती है कि बी का व्युत्क्रमानुपाती है, ये पकड़ना है। यहाँ भी देखिए सी जो कि सी व्युत्क्रमानुपाती है, किसका है, ए का है कि बी का है, ए का है कि बी का है, ये सेंटेंस पकड़ना है। यही सेंटेंस अगर गलत हो जाएगा तो आंसर आपका गलत आएगा। यही सेंटेंस को पकड़ना है। तो ये किसके लिए है? तो इसमें जब होगा, इसमें देखिए प्रश्न में लिखा रहता है तथा, तथा लिखा हुआ है, यहाँ जो कि लिखा हुआ है। तो प्रश्न में रहेगा यहाँ पर जो तथा दिया हुआ है, यहाँ पे रह सकता है तथा और, किंतु, परंतु, लेकिन।
यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ देखिए तथा दिया हुआ, यहाँ लिखा रह सकता है और, किंतु, परंतु, ये सब लिखा रहेगा। तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब यहाँ लिखा रहेगा। तो ये मान जो होता है ये फर्स्ट के लिए होता है, इसके लिए मान होता है। ये जो तथा जो है, तथा जो लिखा हुआ है, ये मान आपका इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा। यहाँ पर रह सकता है लिखा हुआ तथा, और, किंतु, परंतु, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन, ये सब जो मान जो दिया हुआ रहता है, ये जो पद जो मान दिया हुआ रहता है, ये सब आता है, जानते हैं, प्रथम के लिए आता है, इसके लिए आता है। ये सब आता है प्रथम के लिए, प्रथम के लिए आता है, प्रथम वाला पद के लिए आता है, प्रथम वाला पद के लिए आता है। यहाँ प्रथम वाला पद लिख दीजिए, प्रथम वाला पद के लिए, प्रथम वाला पद के लिए आता है। यहाँ पर तथा, तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब जो आता है प्रथम वाला पद के लिए आता है। ये प्रथम वाला पद का उच्चारण होता है। यहाँ पर जहाँ तथा लिखा हुआ है, यहाँ पर रह सकता है तथा लिखा रह सकता है, और लिखा रह सकता है, किंतु रहता है, परंतु रह सकता है, लेकिन रह सकता है। तो ये सब जब आता है तो प्रथम वाला पद के लिए आता है। तो प्रथम वाला पद क्या, किसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, ये जो है सी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है, ये है जो सी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। अगर व्युत्क्रम का मतलब ए जो कह रहा है कि ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये सी किसकी उल्टा हो जाएगा? इसका इस तरह से हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। ए का उल्टा सी है, सी का उल्टा ए है, ए का उल्टा सी है। तो ये कह रहा है कि ये सी का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उसी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जो कि, इसमें दिया हुआ है जो कि, तो इसमें रह सकता है, इसमें रह सकता है, देखिए इसमें रह सकता है जो कि, यहाँ पर रह सकता है जो या जो कि रह सकता है, जो लिखा रह सकता है, जो कि लिखा रह सकता है। तो ये सब जो आता है, ये जो कि आता है अंतिम वाला पद के लिए, अंतिम वाला पद के लिए, अंतिम वाला पद के लिए इसका बी का मान आएगा, इसका बी के लिए जो कि जो होगा वो बी के लिए आएगा। यह भी कह सकते हैं कि इसे हम नजदीक वाला के लिए भी कह सकते हैं, इसे नजदीक वाला भी कह सकते हैं। अंतिम वाला पद के लिए आता है, इसका मान आता है। तो ये जो कि जो लिखा रहेगा, ये जो लिखा रहेगा, ये इसका मान हो जाता है, इसका आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बी है जो सी का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बी है जो सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से कर लीजिएगा, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। ये जो कह रहा है कि ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये तो इतना लिखा हुआ है, ए बी का समानुपाती है। तथा जो आएगा, तो यहाँ जो मान होगा सी है जो, ये किसका व्युत्क्रम है? किसका व्युत्क्रम है? सी जो किसका व्युत्क्रम है? ए का है कि बी का है? तो यहाँ रहेगा तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब जब लिखा रहेगा तो ये सब प्रथम के लिए ए का मान के लिए आता है, ए का मान के लिए, यानी कि ए है जो सी का व्युत्क्रम है,
ए जो है सी का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए जो है बी का समानुपाती है, जो कि बी अति सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो इतना लिखा हुआ है ही, ए बी का समानुपाती है, इतना लिखा हुआ, लेकिन जो कि किसके लिए आता है, बी का लिए आता है, बी के लिए आता है। यहाँ पर रहेगा जो कि, ये सब जब आएगा तो अंतिम वाला पद भी कह सकते हैं इसके लिए, या तो बी के लिए, बी का समानुपाती हो तो क्या लिखाएगा यहाँ, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा। इसको डिटेल कैसे करेंगे, डिटेल से इसको जब इसका थी लिखा रहेगा तो फार्मूला किस तरह से बनाएंगे इसका, तो यहाँ देखिए, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ बोल रहा है ए बी का समानुपाती है। ए समानुपात का चिन्ह होता है समानुपाती, तो क्या लिखा हुआ है, ए बी का समानुपाती है, ए बी का समानुपाती है। तो ए है जो समानुपाती, इस समानुपाती का चिन्ह हो गया, ए बी का समानुपाती है, बी का समानुपाती है, इस तरह से लिख लेंगे। अब कह रहा है फिर तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, सी का व्युत्क्रमानुपाती कौन है, ए है जो सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए जो हो गया, इसी तरह से इसको भी लिखाएगा, लेकिन ये बट्टा में हो जाएगा, ये सी का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अलग घर हो गया, ये अलग घर हो गया, ये अलग घर हो गया, ये अलग घर हो गया। तो दोनों दो घर का कथी जोड़ा जाता है, रिलेशन जोड़ा जाता है, तो उसमें एक मेडिएटर रहता है। तो यहाँ मेडिएटर का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है मेडिएटर का काम। तो इसको हम एक लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं, एक लाइन में, तो इसको क्या कर रहा है, ए है जो बी का समानुपाती है, ए है जो बी का समानुपाती है, बी का समानुपाती है, तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती कौन है, ए है व्युत्क्रमानुपाती, तो इसको हम लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। ए सी का उल्टा है, ए सी का उल्टा है, सी जो है ए का उल्टा है, ये ऊपर वंश में, ये हर में आ गया, बटा में आ गया, इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मान होगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, जोड़ होगा, घटा होगा, गुना होगा, भाग होगा, क्या यहाँ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुपात हो या समानुपात हो, अनुपात रहे या समानुपात रहे, इसमें कम और अधिक का बात नहीं करता है, गुना का संबंध इसमें रहता है, कम और अधिक का संबंध नहीं रहता है कि तीन जो है तीन और दो में एक कम और एक अधिक है, ये नहीं होगा, गुना का संबंध होगा, गुना का संबंध होगा। तो यहाँ गुना और भाग का संबंध रहता है, तो यहाँ गुना का चिन्ह होगा, गुना का चिन्ह होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए समानुपाती बी, उल्टा ही नीचे आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए समानुपाती बी बटा सी हो जाएगा, बी बटा सी हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तब ये जो समानुपात का चिन्ह जो है, यहाँ समानुपात का चिन्ह जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ, ए समानुपाती बी बटा सी है। समानुपात का चिन्ह हमको हटाना पड़ेगा, तो समानुपात का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर होगा ए, समानुपात का चिन्ह हटेगा ना तो बराबर लिखाएगा, बराबर लिखाएगा, बराबर लिखाएगा, और के लिखाएगा, बराबर के बाद के, लेकिन ये रहेगा अनंत तक इसका मान होता है, ये के का मान जो होता है ये अनंत तक मान होता है। जब ये समानुपात का जब हटता है ना चिन्ह, तो इसका मान के तक होता है, के अनंत तक होता है। बाद लिखाएगा क्या, उसके बाद लिखाएगा गुना, ये गुना वाला चिन्ह, ये गुना वाला चिन्ह, और बी बटा सी, बी बटा सी लिखाएगा, बी बटा सी लिखाएगा। अब इसका के का मान निकालिए, के का मान निकालिए, तो के का मान निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा, ये गुना होगा, यहाँ ये गुना होगा ए सी बटा बी, ए सी बटा बी हो जाएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। तो ये के का मान जो अनंत तक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको यहाँ से इसे लिख सकते हैं,
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, जिसे इसका हो जाएगा अनंत तक बार में लिखने का मतलब हो जाएगा अनंत तक बार में हो जाएगा, तो इसका तो मान तो अनंत तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 C1 बटा B1, A1 C1 बटा B1, फिर बराबर देंगे, फिर लिखाएगा A2 C2 बटा B2, फिर बराबर देंगे, फिर लिखाएगा A3 C3 और B3, ये अनंत तक आगे तक चल जाएगा, इस तरह से लिखा चल जाएगा, इस तरह तक लिखा चल जाएगा। तो हमको इसमें प्रश्न में हमको 2 ही अंक तक पता चल, 2 ही तक जरूरत रहेगा, प्रश्न में हमको 2 ही तक जरूरत रहेगा, यहीं तक जरूरत ज्यादा पड़ेगा। जैसे देखिए क्या रहेगा, A1 C1 और B1 बराबर A2 C2 और B2, इतना ही का जरूरत पड़ेगा। क्यों इतना तक में जरूरत इसलिए पड़ेगा कि प्रश्न में हमको दिया रहेगा, इधर के मान का दिया रहेगा तो तीनों का मान दिया रहेगा, A1 का भी, C1 का भी और B1 का भी मान, इधर का तीनों का मान प्रश्न में दिया रहेगा और इधर में 2 का मान रहेगा, 2 का मान रहे, A का रहे, A2 का मान रहे, चाहे C2 का मान, A2 C2 का मान रहे, या तो C2 B2 का मान रहेगा, या तो A2 B2 का मान रहेगा। 3 गो का मान इधर दिया, 2 गो मान देगा, इधर तीनों का देगा तो इधर 2 का दिएगा, इधर 3 का देगा तो इधर 2 का देगा, बस इतना ही का मान देगा, किसी एक का मान पूछ देगा, इसमें प्रश्न में इस तरह से पूछ देगा, किसी एक का मान पूछ देगा। तो इस तरह से इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए उतार लीजिएगा इसको, ये रूल हो गया। अब प्रश्न देखते हैं, इस नंबर में क्या कह रहा है। 44 नंबर में कह रहा है कि A B का समानुपाती तथा C का व्युत्क्रमानुपाती है। A B का समानुपाती तथा C का व्युत्क्रमानुपाती है। A B C का मान क्रमशः दिया हुआ है, A B C का मान क्रमशः दिया हुआ है। A B C, A1 B1 C1 हो गया, इसका मान दिया हुआ कितना 40 12 15, इसका 40 दिया हुआ है, इसका 12 दिया हुआ है, इसका 15 दिया हुआ है। उसके बाद A2 B2 और C2 हो जाएगा, C2 इसका मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, जबकि B तथा C का मान दिया हुआ है 45 और 90, B तथा C का मान दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 45 और 90 दिया हुआ है, 45 और 90 दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। A का मान पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि A का मान बताइए, इसका मान पूछ कह रहा है बताने के लिए। तो इसमें क्या कहे थे, फार्मूला क्या हुआ था इसका फार्मूला हुआ था, क्या कह रहा था कि A B का समानुपाती है, एक लाइन में लिखिएगा, इसमें इसको एक लाइन में लिखिएगा। प्रश्न में कह रहा है A है जो B का समानुपाती है, A जो B का समानुपाती है, उसमें कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि C का व्युत्क्रमानुपाती है, C का तथा C का व्युत्क्रमानुपाती, तथा किसका होगा, A के लिए होगा, तो A के लिए होगा C का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें समानुपात हटाने के लिए क्या करना पड़ता था, के निकाल, के को बराबर, ये दोनों गुना होकर बट्टा में आ जाएगा, A C और बट्टा B हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। तब इसका मान बैठाइए, इसका मान में क्या हो जाएगा, इसका मान में इसको किस तरह से लिखेंगे, ये के का मान जो होता है ये अनंत तक होता है, के का मान जो ये होता है, के का मान जो आता है ये अनंत तक के आता है, अनंत तक इसका मान रहता है। तो A1 C1 बट्टा B1 बराबर A2 C2 बराबर B2, इसको 2 बार, इसको इतना हम अनंत बार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1 C1 B1 बराबर A2 C2 बट्टा B2 बराबर A3 C3 B3, इसको आगे तक भी हम लिख सकते हैं, इसको आगे तक भी लिख सकते हैं। तो हमको जरूरत तो इतने यहीं तक है, क्योंकि मान तो हमको इतना दिया हुआ, 2 ही को मान दिया हुआ है, इसका तो हमको मान जरूरत नहीं है, तो हम इतना ही तक के लिखेंगे, तो इतना ही तक के लिखे हैं वहां।
इतना ही तक लिखे हैं। तो अब इसको मान बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, A1 का मान कितना दिया है 40 दिया हुआ है, गुना C1 का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, बट्टा B1 का मान कितना दिया हुआ है 12, बराबर। उसके बाद A2 का मान निकाल, A2 का मान तो हमको पूछ रहा है, A2 का मान हमसे पूछ रहा है, तो A2 को ऐसे ही रहने देंगे, गुना C2 का मान दिया हुआ है 90 और बट्टा B2 का मान भी दिया हुआ है 45। तो इधर का मान 3 गो का देगा तो इधर 2 गो का देगा, इधर 3 गो का मान देगा तो इधर 2 गो का देगा। अन्य एगो आपसे किसी को पूछेगा तो आप इसको काटिए, कितना से कटेगा 45 दूना 90, इससे ये 20 बार में कटेगा, ये 4 तिया 12, 4 पचे 20 और ये 3 से ये 5 बार में कटेगा। तो A2 का मान कितना आ गया, A2 का मान 5 पचे 25, इसका ये आंसर हो गया। इस तरह से इसको कर लीजिएगा। तो इसमें जो कह रहा है प्रश्न में A B का समानुपाती तथा C का व्युत्क्रमानुपाती, इस तरह से समानुपात का चिन्ह हटेगा तो K होगा बराबर में और ये तिरछा तिरछी गुना होगा, ये जो ऊपर में और नीचे में बटा में चलाएगा, ये K का मान जो होता है ये अनंत तक होता है। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा, जहां जहां जो मान पूछ रहा है ये K का मान जो अनंत तक होता है तो A1 C1 बट्टा B1 बराबर A2 C2 बट्टा B2। अब मान बैठा के सोल्व कर लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 44 नंबर का हो। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर में कह रहा है दिया गया है कि x बाई स्क्वायर के विलोमानुपाती है जबकि x बराबर 1 x बराबर 1 और y बराबर 2, यदि x बराबर 6 हो तो x का मान क्या होगा। यानी x1 का मान दिया हुआ है, ये y1 का मान दिया हुआ है, x2 का मान पूछ रहा है और x2 का मान पूछ रहा है, y2 का मान जो दिया है वो कितना 6 दिया हुआ है, इसका मान 6 दिया हुआ है, इसका मान 6 दिया हुआ है। तब प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न में कि x है जो बाई स्क्वायर का विलोमानुपाती है, x जो है बाई स्क्वायर का विलोमानुपाती है, x जो है विलोमानुपाती का भी चिन्ह ही, विलोमानुपाती का मतलब होता है क्या, उल्टा होता है। तो बाई स्क्वायर का विलोमानुपाती है, x जो है बाई स्क्वायर का विलोमानुपाती है, x है जो बाई स्क्वायर का विलोमानुपाती है। तो जो हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, k बराबर ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर। बट्टा में 1 लिखिए अथवा ना लिखिए उसका तो मान कोई बदलता नहीं, बट्टा में अगर 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इसका मान तो बदलेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा इसको, तब यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो क्या x1 बाई स्क्वायर 1 बराबर x2 और बाई स्क्वायर 2 हो जाएगा इसका मान। k का मान तो हम अनंत तक लिख सकते हैं, आगे भी इसी तरह से लिख सकते हैं, x3 बाई स्क्वायर 3, x4 बाई स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, इस तरह से मान हम लिख सकते हैं। तब x1 का मान कितना दिया हुआ है 1 गुना बाई का मान दिया हो कितना, बाई 1 का मान कितना दिया 2, लेकिन यहाँ मान जो है बाई स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, 2 पर स्क्वायर कर देंगे बराबर। मान हमको कौन पूछ रहा है, x2 का मान पूछ रहा है, x2 का मान x2 कर देंगे गुना, यहाँ बाई 2 का मान दिया हुआ कितना, बाई 2 का मान 6 दिया हुआ, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर x2 गुना ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कटेगा 9 बार में, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, ये बट्टा में चलाएगा इधर तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, x2 का मान जो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो ये 45 नंबर का हो गया। इस तरह से 46 नंबर में
46 नंबर में कह रहा है कि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए जो है बी के घन के घन मतलब क्यू होगा, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। जब ए का मान 2 है तथा तब बी का मान 3 है। जब ए का मान 27/32 है तो बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो क्या कह रहा, ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। घन मतलब क्यू, घन मतलब क्यू, तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको के बराबर हम लिखेंगे, के बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, A1 B Q1 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ पर तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, गुना होगा, बट्टा में एक लिखिए अथवा ना लिखिए, बात तो बराबर है। तब इसको हम लिख सकते हैं A1 B1Q बराबर A2 BQ2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है प्रश्न में कह रहा है ए का मान दिया हुआ है 2, ए बराबर 2 दिया हुआ है, A1 बराबर, और B1 बराबर कितना दिया हुआ है, B1 बराबर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। A2 बराबर दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है 27/32, 27/32, और B2 निकालने के लिए कह रहा है। B2 बी का मान पूछ रहा है, तो ये B2 का मान हमसे पूछ रहा है, तो मान बैठा दीजिए। A1 का मान कितना है 2 गुने B1 का मान कितना है 3, यहाँ लेकिन Q है तो Q कर देंगे बराबर A2 का मान कितना दिया हुआ है 27 A2 का मान दिया हुआ है 27/32, हमसे पूछ रहा है किसका B2, यहाँ Q है तो Q कर देंगे, इस तरह से पूछ रहा है हमसे। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 का Q कितना 27 होगा, तो इससे ये कटेगा, कट जाएगा, तब B2Q बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा तिरछा तिरछी, तब 32 दूना 64, तब B2 का मान कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, Q चढ़ जाएगा, Q चढ़ जाएगा, तब B2 का मान कितना हो जाएगा 64 किसका, 4 का Q 64 होता है, तब B2 का मान 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 46 नंबर का हो गया। 47 नंबर में, 47 नंबर में कह रहा है दिया गया है कि एक्स स्क्वायर बाई क्यू के समानुपाती है, एक्स स्क्वायर बाई क्यू के समानुपाती है, समानुपाती है। यदि x बराबर 6 y बराबर 3 हो तो निम्न में से ठीक संबंध निम्न में से कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा होगा। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है जो समानुपाती है बाई क्यू के, बाई क्यू के, बाई क्यू के, तो के का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये नीचे चलाएगा बाई क्यू हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो इसको हम इस तरह से तो भी लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर 1 बट्टा बाई क्यू 1 बराबर, बराबर, अब इसका मान देखिए क्या हो जाए, इसको क्या लिख सकते हैं x2 स्क्वायर बट्टे बाई क्यू 2, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आगे भी लिख सकते हैं। अब इसका मान तो दिया हुआ है प्रश्न में, इसका मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है x बराबर 6, x बराबर 6 और बाई बराबर कितना दिया हुआ है, बाई बराबर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बाई बराबर 3। अब यहाँ मान बैठाइए, ये x1 बाई 1 हो गया, ये x1 का मान दिया हुआ है, अब हमसे पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसमें कंपैरिजन करना है। तो क्या करना है, x1 का मान कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा 3 का क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा बराबर, यहाँ तो यह लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा 36 और 3 का क्यू 27 बराबर
एक्स स्क्वायर 2 बट्टा बाई स्क्वायर क्यू, ये कटेगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 4 बाई क्यू, 4 बाई क्यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। x2 का बाई 2 का मान पूछ रहा था, किसके बराबर होगा, कितना के बराबर होगा, तो 47 नंबर का ये हो गया। 48 नंबर, 48 नंबर में कह रहा है कि जब C समानुपात D, जब C समानुपात D और C बराबर 28, D बराबर 21 है, तब अनुपातिक स्थिरांक ज्ञात कीजिए, अनुपातिक स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो C समानुपात D, D दिया हुआ है, ये इतना प्रश्न में दिया हुआ है इस तरह से। C बराबर 28 और D बराबर कितना दिया हुआ है 21, ये प्रश्न में दिया हुआ है। C बराबर 28 और D बराबर 21, D बराबर 21, ये दिया हुआ है प्रश्न में। इसका तब इसका मान निकालिए, क्या हो जाएगा, K बराबर C बट्टा D हो जाएगा, K बराबर C बट्टा D हो जाएगा, C बट्टा D हो जाएगा, K बराबर C बट्टा D हो जाएगा। अब मान बैठाइए इसका, इसमें पूछ रहा है आपसे सी डी का, तो ये तो E1 का मान दिया हुआ है, C1 D1 का मान दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है C2 और D2 का मान, D2 का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका कितना दिया, C बराबर कितना हो जाएगा, 28 बट्टा 21 बराबर C2 और D2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम आगे भी लिख सकते हैं C2 D2 C3 D3 इस तरह से लिख सकते हैं, तो बराबर पड़ता है तो इतना हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 चौक 28, 7 या 21, तो इसका दोनों का मान कितना हो जाएगा, C2 बट्टा D2 का मान कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये 48 नंबर का होगा। 49 नंबर में क्या कह रहा है, 49 नंबर में कह रहा है कि यदि चाल समय के वर्ग मूल के व्युत्क्रमानुपाती है, चाल है जो, यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक जीप किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो वह जीप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, उसी समय को कितने, तो चाल जो कह रहा है, समय के वर्गमूल के अनुपाती है, समय इस तरह से हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न में, यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, चाल जो है समय के वर्गमूल में रूट चढ़ाया जाता है, तो वर्ग नहीं कह रहा है, वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल के समानुपाती है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, चाल बराबर K बट्टा अंडर रूट समय हो जाएगा, तो K का मान क्या हो जाएगा, चाल गुना अंडर रूट समय हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना अंडर रूट समय हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कह रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है चाल 40 किलोमीटर दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल समय दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है ये चाल 1 हो गया, समय 1 हो गया, तो इसका दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक जीप 4 घंटा में तय करती है, तो इसका 4 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो गया। फिर चाल
टू का मान दिया हुआ है, चाल टू का कितना दिया हुआ है, चाल टू का 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछ रहा है, समय टू पूछ रहा है, इसमें कितना समय लगेगा, इसका कितना समय लगेगा। तो इसको तो कर सकते हैं इस तरह से, चाल 1 गुने अंडर रूट समय 1 बराबर चाल 2 गुने अंडर रूट समय 2। इसको तो के का मान अनंत तक नहीं होता है, के का मान जो होता है वो अनंत तक होता है। तो इसको हम चाल 1 अंडर रूट समय 1 लिखे, चाल 2 अंडर रूट समय 2 लिखे। आगे और जरूरत पड़ेगा हमको तो हम लिख सकते हैं बराबर चाल 3 अंडर रूट समय 3 लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। तब इसका मान बैठा दीजिए। तो चाल 1 में कितना है, 40 गुने 4 घंटा, अंडर रूट 4 कीजिए बराबर, समय तो अब अंडर रूट में दिया हुआ है, वर्गमूल में दिया हुआ है, तो यहाँ भी वर्गमूल करेंगे। फिर चाल कितना है, 80 गुना अंडर रूट समय, अंडर रूट समय हो जाएगा, ये कटेगा 40 दूना 80, इससे ये कटेगा, इसका भी वर्गमूल तो 2 ही होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर 1 घंटा। इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, तो समय बराबर कितना 1 हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। इसका आंसर इसका 1 घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से 49 नंबर का कर लीजिएगा। 50 नंबर में कह रहा है, 50 नंबर में कह रहा है कि सोने के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का जो मूल्य है उसके भार्य के वर्ग के समानुपाती है। तो एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, यानी एक सोना का सिक्का जिसको तोड़कर बेचा है 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा, बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा। मूल्य जो है भार्य के वर्ग के समानुपाती है। मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है, इस तरह से है। तो टूटा हुआ सोना बेचा है और कह रहा है इसमें कि बिना टूटे सोने का मूल्य क्या था, सोने का सिक्का जो होता है उसका मूल्य क्या होता है। तो टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ, तो तोड़कर जब बेचा तो उसका अनुपात कितना था, सोने का जब बेचा तो भार का अनुपात जो था 3:2:1, भार का अनुपात था 3:2:1। तो जो तोड़कर बेचा वही सिक्का बिना जो टूटा हुआ रहेगा, टोटल सिक्का का यही योग हो जाएगा, इसी का योग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी 6 ग्राम को इस तरह टोटल सिक्का 6 ग्राम का है और तोड़कर बेचा, पहले 3 ग्राम बेचा, फिर 2 ग्राम बेचा, फिर 1 ग्राम बेचा, तो इस तरह से हो जाएगा। ये बिना टूटा हुआ था, ये तोड़कर बेचा इसको, तो इतना हो गया भार का। अब क्या कह रहा है, भार के जो मूल्य है, मूल्य जो है उसका मूल्य जो भार के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका मूल्य का निकालिए, ये कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मूल्य का स्क्वायर हो गया, मूल्य का स्क्वायर हो गया। तो अब कह रहा है इसका कितना हो जाएगा टोटल, 3 3 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। मूल्य के इसका कितना हो जाएगा टोटल योग, इसका 14 हो जाएगा। मूल्य का योग जो 14 रुपया प्राप्त हुआ, यहाँ कितना होगा 36 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि हमको 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ, 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ, यहाँ कितना कम प्राप्त हुआ, 22 से 14 कितना हो जाएगा 36, 22 हो जाएगा। यहाँ 22 निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा, बिना टूटे सोने का मूल्य, तो बिना टूटे का सोने का मूल्य तो यहाँ 36 है,
36 हो जाएगा, इसको काटिए तो 22 दूना 44, 0, 22 दूना 44, 4, फिर 44, 22 दूना 44, फिर 0, इतना 220 गुने 36 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 22 छक 32 से 32 के 132 के 2 बाकी 13 और 66 और 13 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। बिना टूटे, बिना टूटा हुआ, बिना टूटे सोने का मूल ये निकला, जो मान निकला बिना टूटे सोने का मूल, बिना टूटे सोने का मूल 7920 रुपया था, लेकिन जब तोड़ के बेचा तो उसको इतना रुपया कम प्राप्त हुआ था, तो बिना टूटे हुए सोने का मूल 7920 रुपया है। तो ये 50 नंबर का हो गया। 51 नंबर में कह रहा है कि किसी हीरे के मूल्य उनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का कुल मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य क्या था? मूल हीरे का मूल्य क्या था? जैसे देखिए कह रहा है कि टूटा हुआ हीरा है और बिना टूटा हुआ हीरा है। हीरा, इसका अनुपात दिया हुआ है भार का, भार का अनुपात दिया हुआ 1:2:3:4 के अनुपात में है। इतना टूटा टूट इतना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा में हुआ तो इस तरह से हुआ, तो इसका बिना टूटा हुआ गोटे का इसी का टोटल योग हो जाएगा, इसका टोटल योग पूरा बिना टूटा हुआ हीरा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 हो जाएगा। इसी का बिना ये 10 ग्राम का जो हीरा है वही टूटा तो इस अनुपात में टूटा, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल ये मान आ जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में एक हीरा को यानी कि कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, तो ये तो भार निकल गया, मूल्य निकालिए। मूल्य जो हो जाएगा इसे कह रहा है भार के वर्ग के अनुपाती, मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 2 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये टोटल 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका टोटल कितना हुआ? इसका टोटल कितना हुआ था? 4 1 5 5 9 14 14 16 कितना हो जाएगा? 14 16 30 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा टोटल योग, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 70,000 रुपया हानि हुआ है, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल्य निकालना इसका, वास्तविक मूल्य तो 70,000 रुपया हानि हो रहा है, 70,000 रुपया हानि हो रहा है। यहाँ कितना हानि हो रहा है? यानी सही हीरा जो टोटल पूरा हीरा था उसका 100 रुपया हुआ और टूटा हुआ हीरा का 30 रुपया हुआ, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस यहाँ 70 हो गया, तो यहाँ हानि का तुलना हानि से, यहाँ हानि 70 रुपया हो रहा है, प्रश्न में दिया हुआ 70,000, निकालने के लिए क्या कर रहा है? पूरा हीरा का मूल्य कितना है? 100 है, तो ये कटेगा एक बार में, तो एक पर 3 जीरो हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 पर 3 जीरो और 2 जीरो यहाँ से, इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया इसका मूल्य हीरा वास्तविक मूल्य था, इसका 1 लाख रुपया इसका वास्तविक मूल्य था। तो 51 नंबर का हो गया। 52 नंबर में कह रहा है कि चावल के मूल्य में 2% कमी की गई है, जिससे धनराशि में पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था। जो पहले का रेट था उसमें 2% कमी किया, पहले जितना रेट था उसमें 49 किलो चावल आता था, तब 2% कम किया तो अब उसे से अब कितना
खरीदा जा सकता है। प्रश्न में कह रहा है कि चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई, जिस धनराशि से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता था। यानी कि जितना पहले रेट था उससे 49 किलो चावल खरीदाता था, अब उतना ही पैसा में 2% कम हो गया है रेट, तब कितना चावल खरीदाएगा, तब चावल कितना खरीदाएगा। तो इसे देखिए, पहले वाला रेट है, अब वाला रेट। पहले वाला रेट था, पहले वाला रेट यहाँ लिखिएगा, यहाँ अब वाला रेट लिखिएगा। इसमें कह रहा है कि पहले 2% ही कम किया है, तो प्रति केजी मूल्य निकालिए इसका, लिखिए प्रति केजी मूल्य। तो पहले 100 रुपया था, 100 रुपया में पहले 100 रुपया था तो कितना चावल खरीदाता था, 49 केजी चावल खरीदाता था। तो भार 100 रुपये में पहले कितना खरीदाता था, 49 केजी चावल खरीदाता था। 100 रुपये में 49 केजी चावल खरीदाता था। अब हो गया है कि 2% कम हो गया, तो 2% कम हो गया, तब 98 रुपये दाम रह गया, 98 रुपया हो गया। 98 रुपया में कितना चावल खरीदेगा, एक्स इसको मान लेते हैं, एक्स इसको मान लेते हैं। तब तो टोटल मूल्य जो होगा, टोटल मूल्य भार गुने मूल्य प्रति केजी करेंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा, टोटल मूल्य हो जाएगा। भार जो 100 रुपया है और 100 रुपये में 49 केजी, तो दोनों गुना करेंगे, 100 रुपये प्रति केजी मूल्य, यहाँ लिखा हुआ है प्रति केजी मूल्य पहले 100 रुपया था, प्रति केजी मूल्य 100 रुपया था, तो 100 गुने 49 करेंगे तो 49 किलो चावल का मूल्य निकल जाएगा। तो 100 गुने 49, ये 49 केजी चावल का रेट निकल गया, बराबर अब 98 रुपये प्रति केजी, 2% कम गया है, 2% कम गया तो 98 रुपये प्रति केजी हो गया। अब x किलो चावल, x केजी चावल, तो ये इसका रेट निकल गया, इसका इधर रेट निकल गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसको काटिए, काटने पर किस तरह से, तो ये कटेगा 49 दूना 98 और 2 से ये कटेगा 50, यानी x बराबर कितना आ गया, 50 केजी। अब जो 2% रेट कमा है, 2% जो रेट कमा है उसमें अब कितना चावल खरीदाएगा, 50 केजी चावल खरीदाएगा। 2% रेट कमने के बाद उतना ही पैसा में 50 केजी चावल खरीदाएगा। तो ये 52 नंबर का हो गया। 53 नंबर में कह रहा है, 53 नंबर में कह रहा है कि एक शिकारी कुत्ते एक खरगोश को पीछा किया, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते के एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी बराबर है, यानी जितना कुत्ता एक छलांग लगा रहा है उतना ही दूरी में वो खरगोश 3 छलांग लगा रहा है, 3 छलांग लगा रहा है, तो कुत्ते व खरगोश के चालों का अनुपात निकालना है। तो कुत्ता और खरगोश है, समय दिया है, समय है इसका, यानी कि छलांग लगाने का समय में। तो क्या कह रहा है, तो कुत्ता 3 छलांग लगा, क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो कुत्ता 3 छलांग और खरगोश 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग लगाता है। समय तो दोनों का बराबर है, समय दोनों का बराबर है। जैसे देखिए, एक दूरी, ये दूरी है, ये दूरी में खरगोश इतना दूरी में 3 छलांग लगाता है, इतना 3 छलांग लगाता है, ये खरगोश 3 छलांग लगा रहा है, इतना ही दूरी में कुत्ता 1 छलांग लगाता है। इस तरह से हो जाएगा कुत्ता है, तो ये जो हो जाएगा खरगोश का हो जाएगा और ये हो जाएगा कुत्ता का छलांग हो जाएगा, ये कुत्ता का छलांग हो जाएगा, ये जो नीचे निकल लगा है ये खरगोश का छलांग हो गया, ये ऊपर वाला कुत्ते का छलांग हो गया, दोनों का बराबर है, बराबर है। तब इसका टोटल दूरी मानते हैं, ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा,
मान लेते हैं 3 मीटर, 3 मीटर। तो इसका 1 मीटर ये हो जाएगा, 1 मीटर का लगा रहा है, ये भी 1 मीटर का हो जाएगा और ये भी 1 मीटर का हो जाएगा। ये अपने मन से माने 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 तो ये हो जाएगा। अब कुछ तो कह रहा है कि जितना समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है उतना ही में कुत्ता 1 छलांग लगाता है। तो इसका टोटल 3 मीटर माने हैं, ये माना है, ये माना है। तो 3 मीटर हो गया, तो 1-1 मीटर का 3 छलांग में 3 3 मीटर का हो जाएगा, 1-1 मीटर का हो जाएगा। तब यहाँ दूरी निकालिए, कुत्ता और खरगोश, ये कुत्ता हो गया और खरगोश हो गया। तो इसका दूरी निकालिए, दूरी दूरी निकालिएगा। तो कुत्ता जो है क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है यदि कुत्ते 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग के दूरी के बराबर है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो कुत्ता जब 3 छलांग लगा रहा है तो खरगोश कितना लगाएगा, 5 छलांग लगाएगा। कुत्ता 3 छलांग लगाता है, दूरी निकालना है तो टोटल कुत्ता 3 छलांग लगा रहा है, उतना ही में खरगोश 5 छलांग लगा रहा है। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका कितना माने, कुत्ता का कितना यहाँ 3 माने हैं, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो दूरी हो जाएगा। 3 मीटर माने हैं, कुत्ता का 3 मीटर माने हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। खरगोश से कितना 1 छलांग में कितना लगाता है, 1 छलांग में 3 मीटर कुत्ता लगाता है, 1 छलांग में कुत्ता 3 मीटर लगा रहा है। तो 1 छलांग में खरगोश कितना लगा रहा है, 1 मीटर लगा रहा है, 1 मीटर लगा रहा है। ये दूरी निकल गया, दूरी निकल गया। अब चाल निकालिए, चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये तो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, इसका दूरी कितना 9, समय समय कितना हो जाएगा, इसका समय तो पता नहीं है, समय को हम टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब इसका दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका समय कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, समय तो हमें पता नहीं है तो टी हो जाएगा। तो इसका अनुपात काट दीजिए, ये अनुपात में तो कॉमन होकर कट जाएगा टी। तो इसका कितना हो जाएगा, क्या निकालने के लिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कुत्ते और वह खरगोश की चाल का अनुपात। तो कुत्ता की चाल अनुपात खरगोश की चाल, खरगोश की चाल, कुत्ता और खरगोश चाल का अनुपात ही हो जाएगा। तो क्या निकला, 9:5, यही हो जाएगा, 9:5, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये 9:5 इसका आंसर हो जाएगा। यही ना चाल का अनुपात निकला है कुत्ता और खरगोश का। तो क्या कह रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है कि कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। तो 3 छलांग का दूरी निकाले इसका, तो ये कुछ दूरी है, एक दूरी मान लिए, उसमें खरगोश 3 छलांग लगाया, 3 छलांग लगाया, तो कुत्ता 1 छलांग लगाता है, कुत्ता 1 छलांग के बराबर है। प्रश्न में ही कह रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है कि उतना ही समय में कुत्ता तीन प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, यानी कुत्ता का 1 छलांग जितना लगा रहा है उतना दूरी में खरगोश 3 छलांग लगा रहा है। तो टोटल दूरी हम 3 मीटर मान लिए, तो 1-1 मीटर तीनों का हो गया, तीन खरगोश का 3 मीटर, 1-1 मीटर का 1 छलांग रहता है। इसका कुत्ता का 3 मीटर छलांग है तो खरगोश का 1 मीटर का छलांग है। तो यहाँ दूरी निकाले, तो दूरी टोटल कुत्ता कितना छलांग लगा रहा है, 3 छलांग लगा रहा है, खरगोश कितना छलांग लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है। खरगोश की कितनी दूरी है, 1 मीटर है, और कुत्ते का कितना है, 3 मीटर है। तो चाल निकालना है, दूरी निकालनी है, तो दूरी निकल गया, 3 3 9 मीटर,
3 छलांग में 9 मीटर जाएगा, 5 छलांग में खरगोश 5 मीटर जाएगा। तब कह रहा है कि चाल निकाल, तो दूरी निकल गई, अब चाल निकालिए। चाल हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो चाल अपने मन से निकालिए। तो दूरी की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल हो जाएगा 9 और समय हमको पता नहीं तो टी कर दिए। यहाँ तो इसका चाल हो जाएगा 5 और थी दूरी हो जाएगा 5 और समय हो जाएगा टी, तो कॉमन होकर टी टी कट गया। तो ये हो गया कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात 9:5 हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।